समझ तो जाओगे, है ना। ये पेशेंट है और ये पेशेंट का हाथ है, लग रहा है पेशेंट सा, देखो ना, ये रहे इसके दो पैर, ये किसका एक हाथ और ये किसका एक हाथ। ये जैसे आप लोग देखते हो फॉर एन एग्जांपल फैन पे आप लोग देखते हो, आप लोग दिवाली की सफाई करते हो, कितनी सारे रुए टाइप से उड़ के आते हैं, तो वो क्या है, वो डस्ट ही तो है। मान लो ये वेसल है, ये वेसल है और ये हार्ट तक जा रही है, इसमें क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन, कैल्शियम का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन और फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन। रेनल कैलकुला वही है। और किस चीज के स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स एक्चुअली क्या है, वो स्टोन के पत्थर, मतलब पत्थर खा लिए थे क्या, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन या फिर रैपिड स्पाम्स आते हैं, यानी सडनली एक अचानक सी मूवमेंट हो जाना बॉडी में, जो कि हमने सोच के नहीं कही थी, अपने आप ही हो गई है। तो हेलो पिजन्स, कैसे हो आप सभी लोग, होप अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर तो आ ही रहे होंगे, सारे डिसऑर्डर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के। यानी आपको डिसऑर्डर्स के लिए जगह जगह की वीडियो पर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही वीडियो में आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स मैं आज कवर करके दे दूंगी। बहुत मजा आने वाला है, बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा फोकस लगा लेना अपनी इस वीडियो पर, बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाना, आपको सेकंड रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इतना बढ़िया यहाँ से आप लोग करके जाओगे इन सारे डिसऑर्डर्स को। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के किस किस चैप्टर में डिसऑर्डर्स हैं। पहला आप लोगों का आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है, इतना तो पता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें आपके डिसऑर्डर्स आते हैं एस्मा, एम्फीसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तीन डिसऑर्डर आते हैं आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से। सेकंड चैप्टर होता है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें आपका आता है हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजिना एंड द हार्ट फेलियर। चार आपके इसमें से आते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला एक चैप्टर है, जिसमें से आपका यूरेमिया, रेनल कैलकुलाई, ग्लोमेरुलस आर्थराइटिस, तीन आपके उसमें से आते हैं। एंड द लास्ट वन इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें आता है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, टेटनी, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और एंड द गाउट। यानी ये हैं आपके सारे डिसऑर्डर्स जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, और भी जितने चैप्टर्स आप लोगों के बचे हैं उनमें कोई भी डिसऑर्डर्स नहीं है, जितने थे मैंने वो सारे यहाँ पर लिख दिए। एक एक करके फटाफट से सबके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तीन डिसऑर्डर्स की, विच इज एस्मा, एम्फीसेमा एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एंड ये डिसऑर्डर आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं एस्मा की। कॉजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी ये एस्मा, सबसे पहली बात तो कुछ बच्चे बोलते होंगे इसको अस्थमा, तो पहले बता दूं, साइंस के स्टूडेंट हो अस्थमा बोलना छोड़ दो, इसको एस्मा करते हैं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आपका एस्मा। अब देखो जरा, कॉजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये एस्मा आपका कैसे होता है, क्या इसका कॉज होता है, ये होता है जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में एंड ब्रोंकाई में। ब्रोंकी एंड ब्रोंकाई समझ रहे हो नहीं आप लोग, आपका सिंपली लंग्स होता है, यहाँ से आपका ट्रैकिया आ रहा होता है, ट्रैकिया से आपके यहाँ पर लंग्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। एंड ट्रैकिया से कंटिन्यू करके आती है ट्यूब, जो कि डिवाइड हो जाती है किसमें, ब्रोंकाई में। एंड जो ब्रोंकाई है वो लेटर जाके डिवाइड हो जाती है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऐसे ट्री जैसी ब्रांचेस निकली होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और मैंने ऑलरेडी इस पे एक चैप्टर ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो। क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद होती है ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई भी आपकी अल्टीमेटली जाकर डिवाइड हो जाती है अपने को सेक्शंस में, क्या बना देती है, ब्रोंक्यूल्स। तो उसी में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, सीरियस इन्फेक्शन, अगर किसी चीज में सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है उसको हम इन्फ्लेमेशन बोल देते हैं, यानी ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन है जो मेजरली ठीक नहीं होता। तो कॉजिंग ड्यू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जब किसी को एस्मा हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है, उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी फील होती है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है हमारा एम्फीसेमा, क्रॉनिक डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो जो हमारा एम्फीसेमा वो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक से यहाँ पर क्या मतलब है कि ये पूरे लाइफ टाइम के लिए हो गया, अब ये ठीक नहीं हो सकता, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए ही हो जाता है अगर एक बार हो गया तो। क्या है आपका ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एल्विलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस। अब एम्फीसेमा में कंफ्यूज नहीं होना है, एस्मा में और एम्फीसेमा में बिल्कुल भी। एम्फीसेमा में क्या होता है आपका, एल्विलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस। अब ये एल्विलर वॉल समझ रहे हो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, एंड ब्रोंक्यूल भी आपके जाके एक वस्कुलराइज्ड बैग बना देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई। और वहां पर क्या होता है एल्विलाई में हमारा, मेनली गैसियस एक्सचेंज CO2 का और O2 का जहां होता है वो किसमें होता है, एल्विलाई में होता है, ठीक है।
तो एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी सरफेस। इसमें क्या होता है कि एल्वुलर की जो वॉल्स हैं वो हमारी डैमेज हो जाती हैं और क्या कर देती है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी एम्फोसेमा नाम की डिसीज हो जाती है, डिसऑर्डर एक्चुअली। मेजर कॉज क्या है इसका, सिगरेट स्मोकिंग, यानी अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आपको एम्फीसेमा होने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आज से ही छोड़ दो, नहीं पी रहे तो वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओके, एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। एस्मा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन किस में हो जाता है, ब्रोंकाई में एंड ब्रोंक्यूल्स में, लेकिन एम्फीसेमा में इन्फ्लेमेशन किस में हो रहा है, एल्वियोलर वॉल्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब नाम में ही ऑक्यूपेशनल आ रहा है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, यानी किसी ऑक्यूपेशन के दौरान ये डिसऑर्डर हमें हो रहा है। कौन सा ऑक्यूपेशन, देखो जरा, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज व्हेन सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, लीडिंग टू द फाइब्रोसिस एंड thus causing a serious lung damage। पहली बात, यहाँ पर ऑक्यूपेशन कौन सा आ रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा ग्राइंडिंग होती है, स्टोन ब्रेकिंग होती है। तो आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, काफी सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम स्टोन ब्रेक करेंगे, किसी चीज की ग्राइंडिंग करेंगे, तो कितना ज्यादा डस्ट वहां पर प्रोड्यूस होगा। अब अगर वो ज्यादा डस्ट, मतलब हम लोग को डेली का काम है, हम लोग वहां पर डेली काम करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो डस्ट हमारे लंग में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, I'm sorry, when so much dust is produced involving grinding and stone breaking leading to the fibrosis। अभी फाइब्रोसिस क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डस्ट इकट्ठी हो जा रही है, तो ये एक इस तरह का सर्कल से बना देती है, ये इसको हम बोल देते हैं फाइब्रोसिस। यानी जैसे आप लोग देखते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, फैन पे आप लोग देखते हो, आप लोग दिवाली की सफाई करते हो, कितनी सारे रुए टाइप से उड़ के आते हैं, तो वो क्या है, वो डस्ट ही तो है। इसी तरीके से लंग में भी डस्ट जम के क्या बना देती है, फाइब्रोसिस बना देती है, grinding leading to the fibrosis and thus causing a serious lung damage, और जिसकी वजह से हमारा जो लंग है वो डैमेज भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कैसी इंडस्ट्री जहां पर स्टोन ब्रेकिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, बहुत सारा डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर डस्ट, अगर ज्यादा टाइम तक तुम वहां पर काम कर रहे हो तो वो डस्ट इकट्ठा होकर क्या बना देता है, फाइब्रोसिस, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लंग डैमेज हो जाता है। प्रिकॉशन क्या है, वियर प्रोटेक्टिव मास्क। जब भी तुम ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा धूल लकड़ है, डेली जा रहे हो, अगर ऐसा नहीं कभी कभी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली तुम्हारा वहीं का काम है, ऑक्यूपेशनल है क्योंकि ये डेली तुम्हारा अगर वहीं का काम है, तो वहां पर आप मास्क वेयर करके जरूर जाओ। तो यही थे हमारे अभी तक के 3 डिसऑर्डर। फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। क्या है, देखो फटाफट से, क्योंकि नाम में ही हाई ब्लड प्रेशर आ रहा है, इतना तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है यहाँ पर। व्हेन ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपर टेंशन, यानी हाई बीपी भी आप लोग सुनते होंगे। नॉर्मल जो हमारा प्रेशर होता है, पहले तो वो देख लो, वो होता है हमारा 120 और 80 mmHg। अब ये क्या होता है, देखो जरा, वेयर 120 mmHg, mm से यहाँ पर आपका है, mmHg है आपका मिलीमीटर, और Hg होता है आपका मर्क्यूरी प्रेशर। तो मैं नीचे लिख देती हूँ, mmHg से यहाँ पर क्या मतलब है, mm से हो गया आपका मिलीमीटर, एंड जो Hg होता है वो होता है आपका मर्क्यूरी प्रेशर। मर्क्यूरी प्रेशर को हम लोग Hg से काउंट करते हैं। तो mmHg यहाँ पर आपका है मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर, याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, where the 120 mmHg is a systolic pressure, जिसे हम पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं, and the 80 mmHg is the diastolic pressure, जिसे हम रेस्टिंग प्रेशर भी बोलते हैं। अरे आप लोगों को इतना तो पता है कि जब हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है एंड कुछ टाइम के लिए वो रुक भी जाता है। मैंने आप लोग को ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें मैंने आप लोग को बताया भी हुआ है। सिस्टोलिक मतलब जब जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में मूव कर रहा है, एंड डायस्टोलिक जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एकदम लाइक रेस्टिंग स्टेट पर है, दैट्स मीन डायस्टोलिक। और अगर जब वो पंप करता है हमारा हार्ट तो वो सिस्टोलिक स्टेट पे आ जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वही चीज है कि 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर विच इज पंपिंग प्रेशर, यानी जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पंप कर रहा है, तो उस टाइम का जो प्रेशर है वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मली वो प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर यानी अब हमारे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, नाउ दे आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट,
तो वो हमारा कैसा प्रेशर देगा, हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होता है 80 mmHg। तो याद रखो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg। अब हाई ब्लड प्रेशर पे जो हमारा प्रेशर है वो कितना होता है, देखो जरा, हाई ब्लड प्रेशर मेजर एज 140, 90 और ओवर, यानी जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, याद रखो पहले हमेशा सिस्टोलिक रखते हैं देन हमेशा डायस्टोलिक रखते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर हमारा होगा तो हमें कैसे पता लगेगा, हम लोग देखेंगे अपने सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 से ज्यादा है, ऑल्सो डायस्टोलिक भी हमारा 80 से ज्यादा है विच इज 90, और इससे भी ओवर चला जाता है कुछ लोगों का, तो वो हमारा कैसा कंसिडर करा जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर, और क्या बोलते हैं इसे हम, हाइपरटेंशन। तो यानी जब हमारा प्रेशर 140 और 90 होगा, लीडिंग टू द हार्ट डिसीज ऑल्सो अफेक्ट द ब्रेन एंड किडनी। जब हमारा इतना प्रेशर हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर के दौरान जो है हमें हार्ट डिसीज भी हो सकती है, ऑल्सो ब्रेन एंड किडनी पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा। तो इस चीज को याद रखो, आप लोग को ऑप्शंस में दे दिया जा सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर से किस किस ऑर्गन को इफेक्ट होता है। अब कितने सारे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन आपको हो सकता है एक ऑप्शन ये दिया जाए हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, तो आपको इसी पर टिक करके आना है, ठीक है। और बाकी ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, एमएमएच यहाँ पर क्या है, मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर। तो फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। देखो जरा इसमें क्या होता है, रेफर टू एज द एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहली बात, अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहीं नाम आ रहा है, सबसे पहले दिमाग में लिया होगा किसको, एथेरोस्क्लेरोसिस को। अब ये भी एक डिसऑर्डर ही है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है इसमें, अफेक्ट द वेसल which supplies blood to the heart, यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, उन वेसल्स को इफेक्ट हो जाता है जो कि हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचा रही है। कैसे इफेक्ट होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सम फाइब्रस टिश्यू। यानी उन वेसल्स में, मान लो ये वेसल है, ये वेसल है और ये हार्ट तक जा रही है, इसमें क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन, कैल्शियम का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन एंड फाइब्रस टिश्यूज का डिपोजिशन। क्या ब्लड यहां से यहां तक मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने इसमें से सारे डिपोजिशन हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है। यानी बेसिकली इस डिसीज में जो वेसल्स हैं, हार्ट तक ब्लड पहुंचाने की जो वेसल्स हैं वो इफेक्ट हो रही है। तो याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू मेक्स द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरोअर। यानी आप लोगों को पता है आर्टरीज एंड वीन्स जो कि हमारे ब्लड तक, हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाती हैं, और क्या हो जाती है वो इसकी वजह से नैरोअर हो जाती है। क्या इसमें से ब्लड बेचारा थोड़ा बहुत ही पास कर पाएगा, क्योंकि वो क्या कर देती है, उसको नैरोअर कर देती है डिपोजिशन होते होते। किस किस का डिपोजिशन होता है ये याद रखो, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का एंड कुछ फाइब्रस टिश्यू का। यही था आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की, विच इज एंजिना, ऑल्सो कॉल्ड द एंजिना पेक्टोरिस। तो ध्यान रखो, एंजिना को हम लोग एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, इसके सिम्टम्स देखो जरा, एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, चीजों को ध्यान से समझते चलो। ये हार्ट फेलियर, एंजिना एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये एक ही डिसऑर्डर नहीं है, अलग अलग है, तो चीजों को दिमाग में रख के चलो। पहली बात तो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, यानी एक्यूट चेस्ट पेन जिसको आप लोग आज के टाइम में हार्ट अटैक भी बोलते हो, वो यही चीज है, ठीक है। तो एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यू टू नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जो कि हमारी हार्ट मसल को चाहिए होती है वो उस तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी में हमारे चेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इट कैन अकर एट एनी एज ऑफ द मैन एंड वुमन बट मोस्टली अकर इन मिडिल एज और द एल्डरली पर्सन। वैसे तो ये किसी भी एज हो सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली ये मिडिल एज और एल्डरली एज पर ही देखा गया है। तो क्या है ये आपका एंजिना पेक्टोरिस, क्यों होता है एक्यूट चेस्ट पेन, पहले तो उसका सिम्टम है, क्यों है ऐसा सिम्टम, क्योंकि हमारी जो हार्ट की मसल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की जो डिमांड वो कर रही है उसको वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, एनी डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो जरा, हार्ट फेलियर डिफरेंट है, ध्यान से सुनो। इट इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इनफ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ बॉडी। अब क्या हो रहा था, यहाँ पर हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। यहाँ हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हार्ट इनफ ब्लड नहीं दे पा रहा है ऑक्सीजन के, यानी हार्ट ऑर्गन्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। बात समझो ध्यान से, इसमें हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्ट दे नहीं पा रहा है अदर ऑर्गन्स को इनफ ऑक्सीजन या फिर इनफ ब्लड, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कंजेशन ऑफ हार्ट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम।
कंजेशन ऑफ लंग जो है इसका मेन सिम्टम है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। तो बात समझ में आ रही है ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजिना, हार्ट फेलर इज नॉट अ सेम डिसऑर्डर, बहुत डिफरेंस है इसमें। बात समझ में आ रही है। फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पे। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका यूरेमिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डिसऑर्डर है, फटाफट से देखते हैं। इंटरेस्टिंग सा डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड कॉल्ड द यूरेमिया। सबसे पहली बात कि इस डिसऑर्डर में होता क्या है, जो हमारा यूरिया है वो हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाता है। अब यूरिया ब्लड में आ रहा है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, हमारे ब्लड से यूरिया यानी नाइट्रोजनस बेस को कौन सेपरेट करता है, किडनी सेपरेट करती है। यानी इसमें क्या हो जाता है, हमारी जो किडनी है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूरिया है वो हमारे ब्लड में आ जाना शुरू हो जाता है। अब हमें चाहिए एक आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पर आपका परफॉर्म करती है एक प्रोसेस विच इज हीमोडायलिसिस। क्या, देखो जरा, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब जो यूरिया भाई ब्लड से तो निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, नाइट्रोजनस बेस को हम लोग ब्लड में नहीं रहने दे सकते, हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं हीमोडायलिसिस, जो कि काम करता है एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह। कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊंगी। इधर देखो, सबसे पहली बात जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो एनसीईआरटी वाले बड़े ही खेल लेते हैं, मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाऊंगी। सबसे पहले देखो, हमारे पास होती है एक डायलिसिंग यूनिट, लिख देती हूं मैं, हमारे पास होती है एक डायलिसिंग यूनिट, और जिसमें होता क्या क्या है ये देख लो। हमारे इस डायलिसिंग यूनिट में वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन यानी हमारी जो प्लाज्मा में होते हैं, प्लाज्मा में क्या होता है, आपका ब्लड हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी प्लेट, सब कुछ उसमें होता है, लेकिन एक्सेप्ट नाइट्रोजनस बेस, यानी इसमें कोई भी यूरिया तो प्रेजेंट नहीं होता, नाइट्रोजनस बेस। बात को ध्यान से समझो, एनसीईआरटी एक बार इसके बाद जरूर पढ़ लेना, या फिर अभी खोल के बैठ जाओ वो भी पढ़ लो। हमारे पास होती है सबसे पहला एक डायलिसिंग यूनिट, जिसमें वो सारा कंपोनेंट होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, लेकिन हमारे तो इस वक्त जो पेशेंट है उसके ब्लड में तो नाइट्रोजनस बेस भी है, वही तो हमें निकालना है, लेकिन इस डायलिसिंग यूनिट में नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, बाकी वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो क्या होता है, हमारी एक यूनिट होती है, हमारी यहाँ पर एक मशीन सेट करी जाती है, कुछ इस तरह से समथिंग होती है, एंड यहां से हमारी ट्यूब निकल के आता है जिसको बोलते हैं सेलोफोन ट्यूब। क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब। देखो जरा, डायलिसिंग यूनिट होती है जिससे ज्वाइन होकर अपना मशीन ऐसे ऐसे जा रही है, और यहां से होता है हमारा एक सेलोफेन ट्यूब। ठीक है, अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनना। इधर हमारे जो है मान लो बेड पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, ध्यान से स्टोरी की तरह समझो, कोई जल्दी नहीं है, कहाँ जाना है। ये मान लो पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन ठीक है, समझ तो जाओगे है ना। ये पेशेंट है और ये पेशेंट का हाथ है, लग रहा है पेशेंट सा, देखो ना, ये रहे इसके दो पैर, ये किसका एक हाथ और ये किसका एक हाथ, ये रहा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ड्रिप व्रिप लगी हुई है और अपना पेशेंट का ब्लड भी इधर ही आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पेशेंट में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है उसके ब्लड में, समझ में आ रही है। इसमें क्या है, यूरिया, हमारे हम ह्यूमन से हमारे में क्या होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजनस बेस है ब्लड में। एक है डायलिसिंग यूनिट जिसमें ब्लड है बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही, लेकिन उसमें नाइट्रोजनस बेस नहीं है। वो दोनों चीज एक ही यूनिट से कनेक्ट कर दी जाती हैं, और ये ब्लड अब इसमें मूव कर रहा है, यानी हमारे जो ह्यूमन का ब्लड है वो भी मूव कर रहा है, और ये डायलिसिंग यूनिट का जो भी मटेरियल है वो भी इसमें क्या कर रहा है, एक साथ मूव कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच प्रेजेंट होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि इन दोनों के सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स नहीं होने देती। बात समझ में आ रही है, आपस में मिक्स नहीं होने देती। सेमी परमिएबल होती है, केवल क्या करती है, जो ह्यूमन के ब्लड में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट वो क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है, और जो सेपरेटेड ब्लड अब वो नाइट्रोजनस बेस मानो मिक्स हो गया। मेरी बात सुनो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल यानी कुछ एक आधी सब्सटेंस वो जाने देगी, बाकी के नहीं जाने देगी, तो वो हम जाने देती है किसका, नाइट्रोजनस बेस का। अब जो ह्यूमन के ब्लड में नाइट्रोजनस बेस था, वो सोल्यूशन जो है आपका इसके सोल्यूशन में जाकर मिक्स हो जाता है वो नाइट्रोजनस बेस, और जो ह्यूमन का ब्लड है वो आपका हो जाता है प्योर। पहले क्या होता है, जितना भी नाइट्रोजन ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है, सेलोफेन ट्यूब के थ्रू होते हुए जो नाइट्रोजन बेस है वो यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यानी जिस सोल्यूशन में नाइट्रोजनस, जितने भी सोल्यूशन में नाइट्रोजनस बेस था, यानी हमारे पेशेंट के ब्लड में जो नाइट्रोजनस बेस था, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होके क्या हो जाता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अब बचता है प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड क्या हो जाता है, वापस से पहुंचा दिया जाता है वीन्स के थ्रू, किसमें,
ह्यूमन पेशेंट की बॉडी में। इस तरह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड से यूरिया को अलग कर दिया जाता है इस प्रोसेस में। किसमें? हीमोडायलिसिस में। अरे नहीं समझ में आया क्या? दोबारा समझाऊं? देखो इधर, सबसे पहले सुनो। डायलिसिंग यूनिट होती है जिसमें ब्लड के हमारे सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा वगैरह, लेकिन नाइट्रोजनस बेस नहीं होता, ये ध्यान रखो। हमारे पेशेंट, हम हीमोडायलिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी किडनी खराब हो गई, हमें आर्टिफिशियल किडनी चाहिए। ब्लड से हमें यूरिया यानी नाइट्रोजनस बेस को सेपरेट करना है। इसमें तो यूरिया नाइट्रोजनस बेस सब कुछ है इसके पेशेंट के ब्लड में। हमने पेशेंट का ब्लड लिया, डायलिसिंग यूनिट ली, दोनों को सोल्यूशन को मिक्स कर दिया, लेकिन यहां पर प्रेजेंट होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि केवल नाइट्रोजनस बेस का ही आर पार करवा सकती है और किसी भी चीज का नहीं। तो ह्यूमन ब्लड में से नाइट्रोजनस बेस निकल के मिक्स हो जाता है डायलिसिंग यूनिट वाले सोल्यूशन में, और यहाँ पर एक सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रोजनस बेस जो है वो आपका एक अलग चैम्बर में या फिर अलग बॉक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। और अब जो आपका बाकी का बचा जितना भी आपका सोल्यूशन है वो आपका बिल्कुल हो जाता है क्या, नाइट्रोजनस बेस फ्री हो जाता है, यानी एकदम प्योर हो जाता है। और वो प्योर जो भी आपका सोल्यूशन बचा है वो वापस से पंप बैक कर दिया जाता है वीन के थ्रू, किसमें? पेशेंट में। और इसी तरीके से क्या होता है, पेशेंट की जो ब्लड में यूरिया यानी जो नाइट्रोजनस बेस था वो सेपरेट कर लिया जाता है। समझ में आया? यही होता है इस हीमोडायलिसिस प्रोसेस में। ठीक है, अब फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पर। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। बात करते हैं सबसे पहले रीनल कैल्कुलाई की। स्टोन और insoluble mass of the crystallized salt like oxalates form within the kidney। अरे भाई सिंपल बताऊं, अगर रेनल कैल्कुलाई क्या होता है? आप लोग बोलते हैं ना कि इसके स्टोन हो गया, उसके स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, ये वही है, रेनल कैल्कुलाई वही है। और किस चीज के स्टोन होते हैं? स्टोन्स एक्चुअली क्या है, वो स्टोन के पत्थर, मतलब पत्थर खा लिए थे क्या? नहीं, स्टोन क्या है, insoluble mass of the crystallized salts of oxalate। मान लो बहुत सारा ऑक्सलेट मिलके और क्या बना देता है कि स्टोन टाइप्स बना देता है, क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग ऑक्सलेट्स का, वो मिलके क्या बना देते हैं आपका एक स्टोन टाइप बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है आपका रीनल कैल्कुलाई डिसऑर्डर है। कहां हो जाता है? विद इन किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। अब ये ग्लोमेरुलाई क्या होता है, इन्फ्लेमेशन समझ में आता है ना, सीरियस इंफेक्शन आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें? ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में। ग्लोमेरुला आप लोग याद करो, मैंने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैं आप लोग को बताया था इफरेंट आर्ट्रियोल आती है, देन वो कॉइल करके क्या बना देती है, ग्लोमेरुलस बना देती है। देन इफरेंट आर्ट्रियोल कंटिन्यू करती है। मैं पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्लोमेरुलाई एक ब्लड वेसल है किसकी? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बेसिकली। और उसमें क्या हो जाता है आपका, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या डिसीज होती है, नाम में ही आ रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। ठीक है, फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर। बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, विच इज माइस्थीनिया ग्रेविस। देखो जरा, सबसे पहली बात तो 1000 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मतलब पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब आप लोगों को मैचिंग करने के लिए दे देंगे, भाई बताओ कि माइस्थीनिया ग्रेविस कैसा डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा डिसऑर्डर है, टेटनी, मतलब मैचिंग करने के लिए देते हैं। तो मैचिंग में ज्यादातर क्या देते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में, ये पूछा जाता है कि किस टाइप का डिसऑर्डर है। किस टाइप का है ये? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या होता है इसमें? अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी हमारे दिमाग पे बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्या है, ये अटैक करता है। कॉज इसके आप लोग देख सकते हो, फैटिग यानी थकावट, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। अच्छा, मेन सिम्टम देखिए ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, वो ये है कि पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो आंसर है किसका आपका? माइस्थीनिया ग्रेविस। और दूसरा ये कैसा डिसऑर्डर है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये दो तो बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपका कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसलिए बोल रही हूँ, याद करके चलो, कंफ्यूज मत होना। माइस्थीनिया ग्रेविस आपका ऑटो इम्यून ही है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, जो डिस्ट्रोफी है ना वो सबसे छोटी जीन होती है, सबसे छोटी। तो डिस्ट्रोफी नाम की एक जीन होती है, जिस तो आप लोग याद कर सकते हो कैसे हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि एक जीन है। ठीक है, क्या होता है इसमें? डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल। अब कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, इसमें क्या हो रहा है माइस्थीनिया ग्रेविस में? पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। यहाँ पर क्या होता है, स्केलेटल मसल डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़े बूढ़ों में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका टेटनी, ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड। सबसे पहली बात तो टेटनी होता क्यों है? बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम लेवल की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। सिम्टम आप लोग देख सकते हो उसके, रैपिड स्पाम्स वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग शायद नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो हाथ पैर है वो एकदम ही मूव करने शुरू हो जाते हैं। सडनली हम लोग बैठे हैं, मतलब नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं होता, जिसको डिसऑर्डर होता है उसके साथ ऐसा होता है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो सडनली मुड़ रही हैं, एकदम से मूव कर रही हैं, फ्लटर कर रही हैं एकदम से। तो क्या आते हैं बॉडी में? वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर
रैपिड स्पाम्स आते हैं, यानी सडनली एक अचानक सी मूवमेंट हो जाना बॉडी में जो कि हमने सोच के नहीं कही थी, अपने आप ही हो गई है, ठीक है। तो कौन सा डिसऑर्डर होता है वो? टेटनी। क्या होता है इसमें? ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में जो कैल्शियम लेवल वो थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 डिसऑर्डर। नेक्स्ट चलते हैं जरा, नेक्स्ट बात करते हैं जरा आर्थराइटिस पर। देखो जरा क्या होता है ये, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, यानी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है क्या? आर्थराइटिस। अभी इसमें आते हैं आपके दो टाइप्स, एक होता है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड सेकंड होता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जरूर से ध्यान रख लो, क्वेश्चन आ चुका है। एक होता है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस जो कि आपका एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज होने लगती है। आप लोगों ने अपने दादा दादी जी को भी देखा होगा घर में, वो लोग बोलते हैं कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है समथिंग एंड आउट, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये होती है आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। 1000 बार नहीं, मतलब क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, ठीक है। कैसी होती है आपकी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? कौन? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ये होता है आपका एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इसको भी ध्यान में रखो। करेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर कहां से आता है, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फ्रैक्चर्स के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या मार्क करके आना है? ऑस्टियोपोरोसिस, और ये मैंने इरेज भी कर दिया, ठीक है। तो कौन से डिसऑर्डर में फ्रैक्चर के चांसेस जो वो इंक्रीज हो जाते हैं? कौन सा आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? ऑस्टियोपोरोसिस। कॉमन कॉज क्या है इसका? डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। अब तो समझ गए होंगे कि ये ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा आप लोगों को किस में देखने के लिए मिलेगा? फीमेल में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन कॉज क्या है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जबकि ये तो एक फीमेल हार्मोन है। मेल हार्मोन कौन सा होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन। तो मेनली आप लोगों को फीमेल में देखने के लिए मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखो। और फीमेल में भी, फीमेल एथलीट में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कि कैसा होता है? डिक्रीज्ड बोन मास, ठीक है, एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका कॉमन कॉज क्या है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फटाफट से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट डिसऑर्डर पे। सो द लास्ट वन इज गाउट। क्या है ये? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। मेनली बेसिकली इसमें क्या होता है गाउट में? हमारे जॉइंट्स में, यानी नी आप लोग बोल सकते हो, ऐसे जॉइंट्स हो गए, इन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो आकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यानी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? हमारे जॉइंट में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट भी कम हो जाती है, ऑल्सो पेनिंग भी हो जाती है। तो वो क्या डिसऑर्डर है हमारा इसका? गाउट। सो बाय दिस फाइनली वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सारे डिसऑर्डर्स हम लोगों ने बात कर ली है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे डिसऑर्डर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। एंड इसी के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी अब हमारी फाइनल तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। वो तो हमारे लास्ट लेक्चर में गई थी जिसमें मैंने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप लोगों को बताया था, बट आज के इस लेक्चर के बाद तो पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि डिसऑर्डर भी अब नहीं बचे। तो होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, ऑल्सो आपके समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ऑल्सो जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल का मेन इंटेंशन है आप लोगों के डाउट्स को फटाफट से क्लियर करना, इसी तरीके का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऑल्सो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देके। तो आप लोग जैसा भी एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो मेंशन कर दो, अपने नेक्स्ट डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दो, इस वीडियो का रिव्यू दे दो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है या नहीं। बाकी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लगे रहो, सिलेक्शन सबका होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।